नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज बीपीएससी 67 को पास करने के लिए अंतिम प्रयास की सीरीज में। देखिए, आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ाया, बहुत सारा मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड किया, आपका साथ भी पूरा मिला। इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं मैं। उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी रुकावट के। आपके लिए एक बात बता दूं, आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, लाइव क्लासेस में भी आना आपका रेगुलर रहेगा, तो हम लोग अपने कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग आपसे एक प्राइज का वितरण तो किया ही जाएगा, उसमें आपसे एक कॉम्पिटिशन कराया जाएगा क्वेश्चंस को आपके सामने ला करके, जैसे कि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं उस तरीके से। आपके आंसर्स को यहाँ पे देखा जाएगा, पैनल पे सामने रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी विनर्स होंगे, मैक्सिमम आंसर देने वाले, राइट आंसर देने वाले, उन सभी लोगों को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, बट अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। खैर, वो सब तब चीजें होंगी जब आप लोग रेगुलर होंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें इस पूरे सेशन को। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। मॉडल पेपर के रूप में हमारे मैगजीन का ही मॉडल पेपर हमने उठाया है, मॉडल पेपर सेट फर्स्ट है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं, जो कि लगभग $15 मिलियन की है। इसको ध्यान में रखते रहिएगा। कुछ और चीजें हम यहाँ पे अगर डील करते चलें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ और चीजों में हम क्या डील कर सकते हैं, जैसे अभी जो है हमारी प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन जो है अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, ये कहाँ पे पाई गई थी? कनाडा में, जिसने कि लौटाने की बात की है भारत को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी सर्वाधिक प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। ये सब कुछ आप रिलेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में भागलपुर में कछुओं के लिए अपनी तरह के एक नए, इनके क्या है, पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखते रहिएगा। कछुओं की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, और भारत में एक प्रजाति पाई जाती है ओडिशा के तट पर, जिसे ओलिव रिडले कछुए के नाम से हम लोग जानते हैं। ओलिव रिडले कछुए के नाम से। ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिवियर चलाया जाता है, अक्सर ओलिवियर कोस्ट अक्सर चलाया जाता है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसको ध्यान में रखते रहिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना आपसे पूछे तो बता दीजिएगा 1978 में हुआ। अगर पूछे आपसे हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली, बता दीजिएगा। आपसे अगर पूछ दे प्रेजेंट टाइम में इसके प्रमुख कौन है, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया यानी वीएस पठानिया जो है प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं हमारे आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के। रिलेट करके याद करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी असम सरकार ने फ्लैट शेप जो कछुआ है, इसके भी संरक्षण के बारे में बात की थी, सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? और आपके चार ऑप्शंस हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या रिलायंस सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल के साथ अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सहयोग के लिए अभी हाल ही में क्या है, एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, एमओयू साइन किया है और आपस में डील किया है। देखिए, यहां पे हम बात करेंगे पहले एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि थर्मल की यानी कि जो कोयले को जला करके विद्युत उत्पादन होती है, उसके लिए पूरी तरीके से भारत में कार्यरत है। आगे बात करें हम एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी ने अभी हाल ही में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है कक्ष के रन में। एनटीपीसी के ही द्वारा लद्दाख के लेह में घोषणा की गई है सबसे बड़े हाइड्रोजन पावर प्लांट बनाने की, और अभी हाल ही में ग्रीन एनर्जी प्लांट, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी हाल ही में स्थापित किया गया है असम में। और अगर और आगे की बात कर ली जाए तो अक्षय ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे COP26 कहते हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुआ था। और इस जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट जीरो एमिशन करने के बारे में यहाँ पे घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
क्वेश्चन है बिहार के कोसी रेल महासेतु जिसे मेगा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है और ऑप्शंस में से आंसर मैं बता दूं आपको 1.90 किलोमीटर की लंबाई के साथ बिहार की कोसी रेल महासेतु जिसे मेगा ब्रिज के रूप में जाना जाता है, यह भी हाल ही में सामने आई है। क्वेश्चन आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज कौन सी बनाई गई है, तो यह बनाई गई है हमारी चिनाब नदी पर स्थित श्रीनगर में बनाई हुई हमारी रेलवे ब्रिज, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज है। अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल व्हीकल यानी वाहन चलने योग्य जो सड़क है, इसका निर्माण कहां पे हुआ, तो ये लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर हुआ था। उमलिंग ला दर्रे पर इसको जो है स्थापित किया गया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग और बात करते चलें तो अभी हाल ही में ओडिशा के सबसे बड़े सेतु का उद्घाटन किया गया जिसे टी सेतु के नाम से जानते हैं। यहीं के जो मुख्यमंत्री थे, यहीं मैं लिख दे रहा हूं, ओडिशा, नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओडिशा जिसको कि उत्कल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अपने राष्ट्रगान में उत्कल जो आप पढ़ते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, उत्कल का मतलब यानी उड़ीसा होता है और इसीलिए 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस ओडिशा की स्थापना दिवस के रूप में। हालांकि बिहार और ओडिशा एक साथ अलग होते हैं हमारे बंगाल प्रोविंस से, और बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है हमारी 22 मार्च को, क्योंकि 1912 में ये अलग हुआ था बंगाल से और ओडिशा को भी अलग किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्र राज्य के रूप में 1936 में ये सामने आया था, लेकिन अगर आपसे स्थापना दिवस पूछे बिहार का तो 22 मार्च 1912 ही बताएंगे आप। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां। हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट देखिए, इजराइल के साथ पहली बार यूएई और बहरीन यानी कि 2 गल्फ कंट्रीज ने साथ में एक एक्सरसाइज किया। ये बहुत ही बड़ी बात है, जस्ट बिकॉज जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये पूरी तरीके से विरोध करते हैं इजराइल का। क्यों? क्योंकि जब भी आप इजराइल का मैप देखेंगे इस तरीके से, इजराइल का मैप है, यहाँ पे आपका पड़ता है अल अक्सा मस्जिद, और अल अक्सा मस्जिद के लिए विवाद अक्सर होता है। मुस्लिम इस पे अपना दावा करते हैं, यहूदी इस पे अपना दावा करते हैं और ईसाई इस पे अपना दावा करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो पहले फिलिस्तीन का क्षेत्र हुआ करता था इजराइल, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों को बसाने के क्रम में इतने अधिक यहूदी यहाँ हो गए कि यहूदियों ने अपना एक नया देश बना लिया जिसे इजराइल के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह है आपका गाजा पट्टी वाला पोर्शन। तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपने आप को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं इजराइल। तो इजराइल के लिए मतलब अक्सर विवाद होते रहता है, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, जेरूशलम इसकी कैपिटल है और जेरूशलम को फिलिस्तीन भी अपनी कैपिटल बोलता है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। आगे बात कर लीजिए, इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट के नाम से आप जानते हैं इन्हें, नफ्ताली बेनेट। बेंजामिन नेतन्याहू के बाद यही बने थे, नफ्ताली बेनेट। एंड राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में इसहाक हर्जोग जो हैं, इन्होंने स्थान संभाला है राष्ट्रपति के रूप में इजराइल के, ध्यान में रखते रहिएगा। ड्रिप पद्धति और फाउंटेन पद्धति जो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है यानी सिंचाई की टेक्नोलॉजी है, ये भारत ने पाई है इजराइल से ही, और इजराइल से ही भारत ने 4 हैरान ड्रोन अभी हाल ही में भारत में परचेज करने के लिए एक डील पे साइन किया है। ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6वां आ गया। क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई थी, और ये है आपका सुपौल। ध्यान में रखते रहिएगा, ये पटना से बिहार से रिलेटेड है। पटना पे अभी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो ओला का सबसे बड़ा ई व्हीकल का कारखाना खुलने वाला है हमारा स्कूटर कारखाना चेन्नई में, ये ध्यान में रखते रहिएगा। और इसी तरीके से 3 व्हीलर का अभी हाल ही में ई व्हीकल कारखाना खुलने वाला है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। आगे हम और चीजों की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करें हाइड्रोजन आधारित पहली ट्रेन चलाने वाला देश कौन सा है, तो ये हमारा जर्मनी था। डुअल मोड व्हीकल चलाने वाला पहला देश कौन सा है। डुअल मोड का मतलब क्या है, ऐसी गाड़ी जो ट्रैक पे भी चलेगी रेल के और जो सड़क पे भी चलेगी, ये डुअल मोड व्हीकल के नाम से जाना जाता है, जिसे कि जापान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। इसे ध्यान में आप रखते रहेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ हम डील करते चलेंगे, क्या आ सकता है क्या आया हुआ है सब डील करेंगे। जैसे कि
हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका और भारत के बीच में संसद मैत्री संघ को भी फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। पहले इसको बंद कर दिया गया था, एक संसद टाइप की चीज थी, बट चाइना के इंटरफेरेंस के बाद इसको थोड़ी सी ब्रेकिंग लग गई थी। जब भी हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका इस तरीके से आता है हमारे भारत के मैप में। अगर बात की जाए श्रीलंका और भारत को कौन सी स्टेट अलग करती है तो इसे हम बोलते हैं पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे जब हम बात करें ये कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे जो बगल में श्रीलंका और भारत के पास पड़ती है, इसे हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी। और अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट दोनों में कंबाइनली ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ड्यूगोंग क्या होते हैं? ये समुद्री गाय होते हैं, इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए अभी हाल ही में ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। बात यही नहीं खत्म होती है, गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है, जो डेनमार्क के सहयोग से बनाया जाएगा। श्रीलंका की बात की जाए तो इसकी 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो जो कि इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है, दूसरी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में लगा हुआ है आपातकाल, खाद्य आपातकाल, बहुत सारे आपातकाल लग चुके हैं क्योंकि टूरिज्म इनका मेन स्रोत हुआ करता था आय का, और उसकी न होने की वजह से, कोविड की वजह से टूरिज्म डाउन हुआ, और टूरिज्म डाउन होने की वजह से इनका फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व जो है ये पूरी तरीके से डाउन हो गया। फॉरेक्स डाउन होने की वजह से इनके देश में फॉरेक्स की मतलब पूरी तरीके से पैसे की कमी हो गई, बाहर से कुछ नहीं मंगा पाए। इसके बाद भारत से इन्होंने लोन लेना स्टार्ट किया। $15 मिलियन का अभी तक इन्होंने लोन ले चुका थे। $500 मिलियन को फिर से अभी लोन दिया गया। 1500 मिलियन का तो पहले ही दिया जा चुका था। बहुत सारे लोन में पूरी तरीके से दब चुका है श्रीलंका, और प्रेजेंट टाइम में इनके प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जा रहा है। तो नाम देख लेते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का। प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे आ जाते हैं महिंद्रा राजपक्षे एंड अगर आप राष्ट्रपति का नाम पूछेंगे तो इनका नाम है, इन्हीं के बड़े भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, जो किसी टाइम में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये ध्यान में रखते रहेंगे। आपसे एक क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं उसको मेंशन कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला रामसर स्थल है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कबरताल, आसन संरक्षण, और नेक्स्ट में आपके जो आ जाते हैं लोनार झील और फिर सुर सरोवर। तो ध्यान में रखते रहिएगा, कबरताल आर्द्र भूमि जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। प्रेजेंट टाइम में 59 रामसर स्थल है टोटल भारत में, इसको भी आप रिलेट करते देख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि रामसर क्या है। रामसर के बारे में मैंने बताया था, ईरान में 1971 में एक समिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान के रामसर में कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। इसके तहत पूरी दुनिया में जितने भी रामसर साइट्स हैं, यानी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितनी आर्द्र भूमियां हैं, दलदली क्षेत्र हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसे हम लोग रामसर स्थल कहते हैं। रामसर स्थलों की सूची तैयार की जाती है, ध्यान में रखेंगे। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट टाइम में हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में कुल कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो इन्होंने अभी बताया है। तो हाल ही में टोटल की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में 96 कंट्रीज ने क्या है, भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पूरी तरीके से मान्यता देने की घोषणा की है। यानी 96 देशों में अगर हम लोग जानते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने वैक्सीनेशन कराया है इंडिया में, तो वहां पे उनको पूरी तरीके से मान्यता दी जाएगी। देखिए कौन कौन से वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन का जब हम नाम लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वैक्सीन दिखाई देंगे। कुछ वैक्सीन में कौन कौन से, देखिए यहाँ वैक्सीन के नाम पे सबसे पहली वैक्सीन जो आ जाती है आपकी, सबसे पहली वैक्सीन जो आ जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं कोवैक्सीन के नाम से। कोवैक्सीन भारत की इकलौती वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पूरी तरह से मान्यता प्रदान किया है। इसे भारत बायोटेक ने निर्माण किया था, ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो वैक्सीन है इसका नाम होता है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन भारत की वैक्सीन है, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। कोवैक्सीन की बात की जाए तो इसको निर्माण करने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भारत की जो तीसरी वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है, भारत की नहीं है ये, रशिया के हेल्प से बन रही है भारत में, तो स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसको कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा तैयार
तैयार किया जा रहा है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर अन्य देशों की वैक्सीन की बात की जाए, एक और वैक्सीन भारत की है जो कि कम उम्र के बच्चों की, यानी कि जो हमारे 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, इनको भी लगाने के लिए अभी हाल ही में मान्यता दे दी गई है। तो वो वैक्सीन कौन सी है, हम लोग इसको यहाँ पे डील कर लेते हैं और ये वैक्सीन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये वैक्सीन कौन सी है, ये चौथी वैक्सीन भारत की है जिसे जाइडस कैडिला वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जाइडस कैडिला वैक्सीन के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। जाइडस कैडिला जो कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो जाइकोव डी कंपनी के द्वारा इसको अभी हाल ही में निर्मित किया गया, जिसे जाइडस कैडिला वैक्सीन के नाम से हम जानते हैं। टोटल 4 वैक्सीन भारत की हैं। बात की जाए चाइनीज वैक्सीन की, तो चाइनीज वैक्सीन में भी आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो एक है वैक्सीन जो है जिसको सिनोवैक वैक्सीन के नाम से जानते हैं और एक है साइनोफार्म वैक्सीन। तो सिनोवैक एंड साइनोफार्म दोनों वैक्सीन को WHO ने अभी हाल ही में इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसकी चीन की वैक्सीन हैं। इसके बारे में आप ध्यान में रखते रहेंगे, जो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम अपने क्वेश्चन पे, बिहार में कोइलबर पुल किस नदी पर स्थित है। देखिए बिहार से अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे रहते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, बिहार में जो कोइलबर से ये आपका कौन सा है, कोइलबर, ये आपका पुल है, ये सोन नदी पे है, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। सोन नदी, ये पुनपुन नदी आ जाती है। पुनपुन नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, तो इस सब चीज को भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। सोन नदी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मैक्सविर ब्रांड के नाम से, ब्रांड के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी। कोविड पिल लॉन्च करने की बात की गई, कोविड की पिल जो अभी हाल ही में लॉन्च करने की बात की थी सन फार्मा कंपनी के द्वारा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके बारे में ध्यान रखते रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बनाए गए, वही बनाए गए जिनको कि कुनो नेशनल बैंक के फिकर नॉट का अभी हाल ही में बनाया गया था, क्या चीज, ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, नाम याद रखते रहिएगा। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अवनी लेखरा को क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट हम लोग यहीं पे अभी रहने देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंगना रनौत को भी सिलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वाड देशों के लिए अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वाड देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वाड के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा समूह है, किन चीजों का, एक ऐसा समूह बनाया गया है जो व्यापारिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है 4 देशों का इंडो पैसिफिक एरियाज में, जिसमें कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया आ गया, ऑस्ट्रिया नहीं है आपका, अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान में रखते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया है ना कि ऑस्ट्रिया है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया चौथा देश है तो ऑस्ट्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ऑस्ट्रिया आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया आपका अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट है, 7वां महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप जिसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग और चीजों को डील कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक संगठन बनाया गया जिसे हम लोग ऑकस संगठन के रूप में देखते हैं, जिसके तहत जितने भी पनडुब्बियां हैं, कैसी पनडुब्बियां, ऐसी पनडुब्बियां जो न्यूक्लियर वेपन से पूरी तरीके से लैस हो, ये ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करने के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी एक साझा किया, जिसको कि ऑकस डील के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। EU से ऐसे ध्यान में रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही और बहुत सारी समझौते हैं, जैसे कि SCRI पहल, जिसको हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इंडेक्स के इनिशिएटिव के रूप में जानते हैं। ये जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्टार्ट की हुई एक आपसी डील है। जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच स्टार्ट की हुई एक डील है, एक समझौता है। इसके 3 देश साझेदार हैं। इन सब चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके टोटल प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर कंट्रीज हैं। यूरोपीय देश जो 28 है, इसके अलावा जो है कनाडा और अमेरिका भी इसके मेंबर हैं। ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहार के उस बच्चे का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में अभी हाल ही में 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। इनका नाम था देव मिश्रा। तो ये सब वन लाइनर में है, तुरंत आप ध्यान रख सकते हैं, देव मिश्रा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट
पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो लक्ष्मीधर मिश्र ने अभी हाल ही में लिखा था क्या, बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा बात करें चेतन भगत की, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसे हम 400 डेज के रूप में जान लेते हैं। हाउ टू बिकम अ राइटर एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप मेंशन कर पाएं तो बड़ी आसानी से आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे कि अभी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इस नाम की बुक अभी हाल ही में लिखी गई थी, हमारे भाजपा के एक बड़े नेता हैं। मैं चाहूंगा इन सारी चीजों को अगर आप मेंशन कर पाएं तो कर दें, अगर आप मेंशन नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं खुद इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये आ गया आपका 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की। निर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए जो जितने भी लोग हैं इनके लिए अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ये योजना। तो बी यानी कि दिल्ली जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसेस एशिया यूनिवर्स 2020 ऋचा कुमारी थी जो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछ दिया गया है, जो कि बिहार से संबंधित थी। 2020 मिस यूनिवर्स बनी हुई थी ये, इनका नाम ध्यान में रखते रहिएगा। राज्य का नाम है, जिले का नाम भी अक्सर पूछ देता है तो खैर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 18वां है। क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021, इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में शामिल की गई, इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई 2021 की। पूछ रहा है इसमें से भारतीय राज्य के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान किसने बना करके रखा है, और शीर्ष स्थान पे हमारा गुजरात था, ध्यान रखते रहिएगा। अभी एक इंडेक्स जारी हुआ जिसे हम लोग गुड गवर्नेंस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसमें भी फर्स्ट नंबर पे हमारा गुजरात आया था। अभी एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए हमारा गुजरात जो है ये फर्स्ट नंबर पे आया था। अभी एक जारी की गई थी सूचना जिसमें एफडीआई के बारे में बताया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा गुजरात फर्स्ट नंबर पे आया था। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका हमारा आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे। बात कर लें और सारी चीजों की तो तमिलनाडु आता है हमारा मछली उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र आता है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में विवेक गोगिया साहब बनाए गए हैं। इनमें अभी हाल ही में बताया गया था एनसीआरबी के अकॉर्डिंग कि सर्वाधिक आत्महत्या है ये महाराष्ट्र में हो रही है, सर्वाधिक आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर गुजरात आपका सही था, और सारी चीज तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा में डील कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में आचार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सुशील कुमार मोदी हैं। अभी ये डायरेक्ट करंट से रिलेटेड था तो इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। और सारी चीजों में क्या है, जैसे फागू चौहान क्या है, राज्यपाल ऑफ बिहार हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, जिसे AERE के नाम से हम लोग जानते हैं, 2008, इसके तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, श्रीनगर, गंगटोक और गुवाहाटी, और आंसर है आपका श्रीनगर। ध्यान में रखते रहिएगा, श्रीनगर जो है ये हवाई अड्डा अभी हाल ही में क्या घोषित कर दिया गया, मुख्य हवाई अड्डा, जो कि कश्मीर की राजधानी से बिलोंग करता है। कश्मीर की 2 राजधानी, एक है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है, एक है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आगे की बात कर लें हम लोग इसके बारे में, तो अभी श्रीनगर से शारजाह की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की। तो शारजाह है कहाँ पे, तो शारजाह है आपका भाई साहब दुबई में, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। आगे हम लोग बात कर लें तो श्रीनगर में ही चिनाब नदी है, जिसपे सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा चिनाब नदी पर स्थित पुल है, रेलवे पुल, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है, पूछ रहा है इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कई कथन दिए हुए हैं, जिसमें कि पूछा हुआ पहला, इनके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को नियंत्रित करना है। ग्रामीण जमा का बहिर्वाह शहर की तरफ ना हो, ये तो सही है। ठीक है, इनकी शेयरधारिता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है, बिल्कुल गलत है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती, सेंट्रल इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, मतलब मेनली देखा जाए तो केवल एक हो जाएगा, यानी 1 जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। 22वां, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा आपका सही है, और ऑप्शंस में क्या है,
यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। सही है, ठीक है। यह आईसीओआर का अर्थ अधिक कुशल अर्थव्यवस्था है। उच्च आईसीओआर इसी की बात कर रहा है, पूंजी उत्पादन अनुपात की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुशल अर्थव्यवस्था है। नहीं, उच्च का मतलब कुशल नहीं होता है, अकुशल होता है। अगर निम्न होता है तो फिर उसके बाद अधिक कुशल अर्थव्यवस्था मानी जाती है। सो ओनली वन यानी कि एक जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति जिसे कि एनपीए के नाम से जानते हैं। एनपीए आप लोगों ने सुना होगा। एनपीए अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो एनपीए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी आशंका को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि या क्रियाविधियाँ की जा सकती हैं? ऑप्शन है बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन करना, बैंकों में अधिक पूंजी डालेंगे तो नहीं कुछ हो सकता है। लोक अदालतों की ओर रुख करना, ये हो सकता है, ठीक है। एंड एनपीएस की बिक्री करना, हाँ एनपीएस की बिक्री कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, इसे ही एनपीए कहा जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स एक तरीके से। तो गैर निष्पादित संपत्तियां, इसके लिए ये दो चीजें जो है ये पूरी तरीके से लिस्टेड हैं। सो 2 और 3 यानी कि आपका जो है बी विल बी द राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देश एबीसी की जीडीपी, अब एक एग्जांपल देकर के बताया है कि एक देश है, मान लिया एबीसी है, इसके जीडीपी उसके जीएनपी से कम है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट से रिलेटेड जीएनपी से कम है। दिए गए कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निगमन प्रस्तुत करता है, ये बताइए। क्वेश्चन है विदेशी कंपनियों के द्वारा एबीसी देश के भीतर अर्जित आय एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनियों के द्वारा अर्जित आय से ज्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखिए जीडीपी जीएनपी दोनों के बारे में बताया है, इसको इकोनॉमिक्स के क्लास में आसानी से भर सकते हैं आप लोग। जीडीपी क्या होती है? देश के अंदर जितना उत्पादन हुआ। जीएनपी क्या होता है? इसमें क्या होता है? विदेश में जाकर के जो कमाई हुई उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। बी है एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनियों के द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनियों के द्वारा एबीसी देश के भीतर अर्जित आय से ज्यादा है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है, ठीक है। और चीजों को हम लोग देख लेते हैं, अगर कुछ और हुआ तो ई हो जाएगा। एबीसी देश में घरेलू कंपनियों की तुलना में विदेशी कंपनियों की संख्या ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है। और एबीसी देश में विदेशी कंपनियों की तुलना में घरेलू कंपनियों की संख्या ज्यादा, ये भी नहीं है। कंपनियों की संख्या ज्यादा नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है इस पे बिलोंग करता है जीएनपी। आप लोगों ने देखा होगा जीडीपी जीएनपी कैसे निकालते हैं, थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है बट आप इतना समझ लो, जीएनपी जीडीपी में अंतर इतना होता है, जैसे जीडीपी में क्या है यहाँ पे कौन कितनी कमाई कर रहा है उसको ऐड करते हैं, जीएनपी में क्या है विदेश में अगर कोई भारत का कमाई कर रहा है तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसे एनसीएमसी के रूप में बोलते हैं, पूछ रहा है कि नेशनल कार्ड मोबिलिटी जिसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इसको रखने वाला एक भारतीय निवासी इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका भुगतान करने के लिए कर सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्या है? मेट्रो बस या यात्रा के लिए बिल्कुल कर सकता है, राजमार्गों पर चुंगी के लिए बिल्कुल, खुदरा खरीद के लिए बिल्कुल, यानी 1 2 3 यानी कि आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। एक ऐसा कार्ड दिया है मोबिलिटी के लिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि हर जगह पे मतलब पेमेंट करने के लिए यूज होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा राजस्व का पूछ रहा है कि प्रधान स्रोत क्या होता है? तो प्रधान स्रोत तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आते हैं, ध्यान रखेंगे, यानी अप्रत्यक्ष कर से। डायरेक्ट टैक्सेस तो कम होते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी जो आपके, फिर उसके बाद से इनकम टैक्स पे लगा, मान लीजिए आय कर, फिर संपत्ति कर, ठीक है। ये सारे करों से कब ज्यादा जो है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी चीज प्रोडक्ट आप परचेज किया, मान लिया ये पेन मैंने खरीदा, इसमें लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम प्राइस इंक्लूडिंग प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इस तरीके से लिखा रहता है, यानी सारे टैक्सेस। ये टैक्सेस कैसे हैं? इनडायरेक्ट। बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट भी आप खरीदते हो तो उस पर आप टैक्स पे करते हो, और वो टैक्सेस आपसे प्रेजेंट टाइम में जीएसटी के रूप में लिया जाता है, ध्यान में रखते रहिएगा। 279A जो है यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट किया गया था और उसको ऐड किया गया था। ध्यान रखिए, जीएसटी की बात की जाए तो इसमें कुछ स्लाइड्स होती हैं जिन स्लाइड्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 0% में कुछ चीजों को रखा जाता है, जैसे कृषि और खाद्य वस्तुएं जो हैं 0% के स्लाइड में होती हैं। और सारे स्लाइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि आपके कुछ स्लाइड्स होती हैं 5% होते हैं, फिर उसके बाद से आपका 12% होता है, फिर उसके बाद से आपके 18%, फिर उसके बाद से 28%, ऐसे बहुत सारे मतलब स्लाइड्स होते हैं। इन स्लाइड्स में बांट करके पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कई तरह के टैक्सेस लगते हैं जीएसटी में। कितने तरह की जीएसटी होती है? तो जीएसटी हमारी 4 तरह की होती है। एक होती है हमारी सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एसजीएसटी जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं।
एंड एक और होता है यूनियन टेरिटरीज के लिए, जिसे हम यूटी जीएसटी के रूप में जानते हैं। ओके, एक और होता है जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में जानते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में जानते हैं। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी सामान को भेजा जाता है तो उस समय आईजीएसटी लगता है। तो 4 तरह की जीएसटी भी आप ध्यान में रखते रहिएगा जो अप्रत्यक्ष कर है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण, यानी कि जो पार्टीशन हमारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और इसके कारण सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात की जाए तो जूट और रुई उद्योग प्रभावित हुआ था, क्योंकि रुई जो थी, रुई की बात की जाए, देखिए पान और रुई ये जो है ये कहाँ से जाता था? ये इंडिया से ही, मतलब कि पाकिस्तान भेजा, मतलब चीनी, शुगर, और ये जो दूसरा आपका जो बताते हैं कि जिसको पान बोलते हैं, ये इंडिया से जाता था। रुई जो है वहाँ से आता था पाकिस्तान से। तो जूट और रुई उद्योग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, इस पर ध्यान में रख सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग आंसर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आंसर की बात की जाए तो 1952 आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो है फर्स्ट जो आपका आया था, कौन सा, जो हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का मतलब अंग है? तो ये साख नीति का है, क्रेडिट से रिलेटेड है, ध्यान रखते रहेंगे। इकोनॉमी के भी पार्ट कुछ पूछे गए हैं इसमें। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ध्यान रखते रहिएगा, ये मॉडल पेपर है, मैं आपको पीवाईक्यू करा चुका हूं, 3 पीवाईक्यूज हैं, उनको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, उन चीजों को आप लोग रिलेट कर सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन 30, जस्ट वेट, कुछ क्वेश्चन शायद बच गए हैं, इस बार इधर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, एनसीएमसी। ओके, ठीक है। हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन के बारे में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस की बात की जाए तो आपका एक ऑप्शन दिया है निर्यात आयात से ज्यादा, आयात निर्यात से कम, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, या रोजगार में अचानक वृद्धि। और आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति अगर होती है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, यानी सी आपका हो जाएगा आंसर। ऐसा जब होता है तो क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ध्यान रखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन और आंसर आपका वॉशिंगटन डीसी है, ध्यान रखते रहेंगे। ये विश्व बैंक ही है जो कि फंड प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ध्यान रखेंगे। वॉशिंगटन डीसी के अलावा अभी आप ध्यान रखेंगे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में ही है। और इसी के साथ जब आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी के पास न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क भी अमेरिका का ही पार्ट है। अगर हम बात करें यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका यही न्यूयॉर्क में ही है, इसको ध्यान में रखेंगे, सब रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं आप लोग। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में है। तो हेडक्वार्टर्स अक्सर आपसे पूछ दिए जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछा है यहाँ पे। एंड जब भी हम देखेंगे वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में सामने आते हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन आते हैं। तो ये सब रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिए, पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसी के साथ और सारे हेडक्वार्टर्स को भी हम लोग यहाँ डील कर लेंगे, जैसे कि मुंबई में ही हमारा क्या है, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एशिया का स्टॉक एक्सचेंज। इसी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। इसी के साथ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में ही है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है, जिसके अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। ये ध्यान में रखेंगे आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा फसल नकद फसल नहीं है? देखिए जूट, गन्ना, मूंगफली ये सब आपके नकद फसल हैं। ज्वार जो होता है ये नकद फसल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ये आप डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको तुरंत आप आंसर कर लेंगे। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एनएसओ, सीएसओ और एनएसओ को मिला करके एनएसएसओ हो गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा पुराना है, बट इसको डील कर लेंगे। पीवाईक्यू पे ही बेस करके हमारे मॉडल पेपर्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी, जो कि ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 1969 की बात कर रहे हैं तो इस समय जो है
इंदिरा गांधी जो है, यानी डी विल बी द राइट आंसर, इसको तुरंत आप ध्यान में रख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, बीओपी जिसे आप लोग देखते हैं। भुगतान संतुलन के बारे में क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से क्या क्या शामिल है। केवल वस्तु और सेवाओं का एक चालू खाता, ये तो शामिल है भाई, केवल हटा दो आप, ठीक है। वित्तीय संपत्ति की एक पूंजी खाता, ये भी शामिल है। आधिकारिक निपटान खाता, ये भी शामिल है, यानी इनमें से सभी शामिल होते हैं जब भी हम बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, भुगतान संतुलन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, डायरेक्टली उठा करके और क्वेश्चन को डायरेक्टली देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विधि का नियम कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। आयोग ने जो आंसर दिया था वही आंसर यहीं पे भी लेंगे हम लोग, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मॉडल पेपर में भी आपको यही सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें कई बार आ चुकी हैं उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो देखिए 243 आर्टिकल 243 जी है, इसके तहत 29 कार्यों की सूची दी गई है। ध्यान रखते रहिएगा, हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, और इसके तहत जो है हमारी एक नई जो है अनुच्छेद 243 जी जो है रखी गई थी, जिसमें कि 29 कार्यों की सूची दी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी इसके तहत, और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची के रूप में हमारे सामने आई थी। ध्यान रखते रहेंगे, 11वीं अनुसूची भी हमारी पंचायती राज से संबंधित है। विकेंद्रीकरण के नीति पर काम करता है, यानी गांधी जी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पर यह पूरी तरीके से बेस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने और आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था, जिसके तहत जो है 6 कम्युनिटीज को जो शामिल किया गया था उसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी और इसके साथ सिख और ईसाइयों को शामिल किया गया था। ये सब मतलब ध्यान रखते रहेंगे, ये सब क्या है, 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसे नहीं शामिल किया गया था, तो बौद्धों को, यहूदियों को, इन सारे लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ये सब कुछ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, जो आपके सॉरी बौद्ध में कह रहा हूं, मुस्लिम्स को और यहूदियों को इनको नहीं शामिल किया गया था, तो ये सब आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। 4 ऑप्शन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सब चीजों के आंसर तो आप लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जैविक घटक की, तो मृदा, जल, वायु, ये तीनों चीज क्या है, ये जैविक घटक के रूप में, सॉरी वनस्पति जो है, वनस्पति, वायु, सॉरी जैविक घटक पूछा है ना, तो जैविक घटक के रूप में हमारा वनस्पति आ जाएगा, ये जैविक घटक है। बल्कि जल और वायु और मृदा, इन तीनों की बात की जाए तो ये हमारे अजैविक घटक में से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। भौतिक घटक के रूप में बात करें तो जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिकी नहीं होंगे, प्रवाहित जल जो होता है ये इसका भौतिक घटक के रूप में आता है। जैविक घटक, भौतिक घटक दोनों ध्यान में रखते रहिएगा। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, तो हम वनस्पतियों में देखते हैं जीवन होता है, और जब भौतिक घटक के रूप में हम देखते हैं तो प्रवाहित जल, बहता हुआ जल, उसमें कौन सा जान है, ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 43 है क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, स्टडी, ये क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा गया है और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैविक, जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर आप लोग करते भी रहेंगे तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। जैव पारिस्थितिकी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, सॉरी जैव भूगोल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पारिस्थितिकी हो जाएगा जी, सॉरी ये पारिस्थितिकी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इकोलॉजी से रिलेटेड बात करें, यानी पारिस्थितिकी की बात करें, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शंस के आंसर्स की बात की जाए तो टॉन्सले आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। क्वेश्चन 45 आ जाता है, कवक को किस समूह में शामिल किया जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी हिंदी अगर दिया हुआ है तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। अपघटनकर्ता के रूप में हम लोग कवक को समूह में शामिल करते हैं। अपघटित करता है ये कवक्स को, फंजाई, मतलब कोई भी चीज अपघटित होती है तो धीरे धीरे इसके ऊपर क्या है, बनने शुरू हो जाते हैं कवक्स, फंजाई, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे समझ करके। 46 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन, देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए किसे बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड,
क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन फंड? और आंसर की बात की जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की। जैसे आप लोग देख सकते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में कि 2100 तक पृथ्वी की जो टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ करके 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। फिलहाल में 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से रोकने के लिए अभी बहुत सारे समिट्स हुए, COP26 हुआ और इसमें बताया गया बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ग्लेशियर्स के पिघलने से डूब जाएंगे। मालदीव भी ऐसे ही कंट्रीज में से आता है, किरिबाती द्वीप जो पूरी तरीके से डूबने की स्थिति में दिखाई देते हैं, बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज हैं, तो इनके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये सब सिंपल है, वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन को नष्ट करने के कुप्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका है मृदा अपरदन पर डायरेक्टली इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग वनों को नष्ट करते चले जाएं तो मृदा अपरदन ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, पहाड़ों पर काफी नमी और जल होती है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? मरुद्भिद की बात की गई है, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने। 48 नंबर क्वेश्चन, आंसर की बात कर ली जाए तो ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों के उपयोग में, पौधों की जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इसी मरुद्भिद कहते हैं। मरुस्थल जो मतलब एक तरीके से होते हैं, पूरी तरीके से मरुद्भिद होता है, इसकी बात यहाँ की गई है। क्वेश्चन 49 है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उद्घाटन क्या, उदाहरण क्या है? 4 है आपके। प्राकृतिक की जब बात की जाएगी तो आपके झील जो है प्राकृतिक में आ जाएंगे, खेत, बांध, पार्क, ये सब तो पूरा बनावटी होता है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए प्रवाल भित्ति तो कृत्रिम नहीं हो सकता है, खेत हो सकता है, वेटलैंड और नदी तो नहीं हो सकते हैं, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग इकोलॉजी में देख लेते हैं किसकी तरह, आर्टिफिशियल इकोलॉजी के रूप में हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा 53 है, और क्वेश्चन 53 की बात 52 है, जिसमें हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 53 का आंसर कौन से हैं आपके? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और एक हो जाता है आपका उपभोक्ता। एंड द आंसर इज अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं हमारी जैविक और अजैविक घटकों को। नेक्स्ट है 53, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निश्चित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक। तो जलवायु संबंधी कारक जोड़ते हैं इसको, जितने उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर हैं और जो उसको पूरी तरीके से उपभोक्ता कंज्यूमर है उनको एक तरीके से ऐड करता है, रिलेट करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों के आधार यानी बेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 54 में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका पोषण संबंध। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देना है। और क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके जो है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी जो उपभोक्ता होते हैं, ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसको हम लोग पेड़ पौधों को मानते हैं। इसको ध्यान में रखते रहेंगे, इसी में आ जाते हैं, प्रकाश को रासायनिक में चेंज करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से हैं? देखिए स्वपोषी एक होता है परपोषी। परपोषी मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है भोजन के लिए। स्वपोषी यानी जो अपना खुद का भोजन खुद ही बना लेता है। और आंसर्स की बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बड़े सिंपल से 56 नंबर क्वेश्चन में पादप आ जाते हैं जो खुद से बनाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी। और अगले की बात कर ली जाए तो ये मृतोपजीवी, ये अपने भोजन खुद नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 57 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? और हरे पौधों की आप बात समझ लेंगे, इनको उत्पादक के रूप में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर बी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? मरुस्थलीय भवन किससे होता है? और आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय जो भवन है इसका निर्माण हो जाता है। अब घटक जीवों के उदाहरण, कवक, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा था, फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात, बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? तो बैक्टीरिया भी अपघटक की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज जो है जंतु वगैरह मर जाते हैं तो उसके ऊपर तुरंत बैक्टीरिया धीरे धीरे आते हैं और उसका पूरा अपघटन कर देते हैं, ये बात आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ये आते हैं हम, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ये केरल में। देखिए थोरियम भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है और केरल में ये सबसे ज्यादा मौजूद भी है। यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता। यूरेनियम से क्या है? वेपन ग्रेड, वेपन्स मतलब वेपन ग्रेड जो हमारा यूरेनियम होता है ये भारत में नहीं पाया जाता है। इससे क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी एमिट की जाती है। थोरियम को भी यूरेनियम में चेंज किया जा सकता है, बट उसकी जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा महंगी है, ध्यान में रखेंगे।
पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगी हुई है? तो ध्यान रखिए 3 देशों से सीमा लगी हुई है हमारी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीमा की बात की जाए, कौन कौन से देशों की बात की जाए तो कौन कौन से, एक पश्चिम बंगाल को हम देख लेंगे, एक हमारे भारत से लगी हुई सीमा, एक दूसरी हमारी किससे लगी हुई है पश्चिम बंगाल की सीमा, हमारे म्यांमार से लगी हुई है। 2 देखेंगे, तीसरा तो नहीं आता है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे हमारी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 63 भूटान, हाँ भूटान, ओके भूटान आ जाता है, भूटान, नेपाल एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है जो हमारा इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? मरुस्थलीय जिले की बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शंस में आपका कोटा जो आ जाता है, कोटा जहां पे पढ़ाई के लिए अक्सर आप लोग जाते हैं, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? बहुत बड़ा अभी हाल ही में इंसिडेंट भी हुआ था सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के, अभी ये केस अभी तक पेंडिंग है, बाद में कई सारे इस पर रिव्यूज वगैरह चल ही रहे हैं। खैर केरल में स्थापित है ये, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। केरल में सबरीमाला जी का मंदिर है, इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तट का मतलब जो समुद्री साइड में आपकी जो रेखाएं पड़ती हैं उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पूछा गया। और गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, ऐसे आप देख लेते हैं, ऐसे घूमा हुआ है पूरी तरीके से। गल्फ ऑफ खम्बात आ जाता है, खम्बात की खाड़ी, कच्छ का भी ये आ जाता है, कच्छ का जो करण है इसके पास कच्छ की खाड़ी आ जाती है, और इधर आपका अरेबियन सागर है। ये पूरी तरीके से सबसे बड़ी कोस्टल लाइन क्रिएट करता है, यानी गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से सबसे ज्यादा धनी स्थान कौन सा है? 66वां नंबर क्वेश्चन आपका। और जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं यानी पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट में आप लोग देखेंगे जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान रखता है, इसको रिलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो हमारा राज्य है, ये देखिए बांग्लादेश, ये जो बंगाल का पार्ट हुआ करता था उसके बारे में बताया गया है, और त्रिपुरा जो है हमारा 3 पार्ट से भरा हुआ है पूरी तरह से बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? और आपने अभी मूवी देखा होगा लाल चंदन वाला, उसमें तो शेषाचलम के जंगल के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें ऑप्शंस में से निकाल करके, तो ऑप्शंस में से हमें कर्नाटका के जंगल दिखाई देंगे जो कि चंदन की लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शेषाचलम के जंगल कहाँ पड़ते हैं? तो शेषाचलम के जंगल आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रिलेट करते हुए पूरे एरियाज में फैले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन ऐसे जानवर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? ऐसा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। और घास स्थल पे ये लोग पाए जाते हैं, कौन सा? ग्रासलैंड्स पे ये अक्सर देखे जाते हैं, यानी बी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 में, और क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है आपके देहरादून में, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 71 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा, हमारे इक्वेटर की बात की गई है, और भूमध्य रेखा के निकट जब वनों की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन हमें दिखाई देते हैं। किसके पास? जो हमारा इक्वेटर होता है उसके पास में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन। 33% होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में 24.6% जो है ये हमारे प्रेजेंट में वनों का जो पूरा परसेंटेज है ये देखा जाता है। 73 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, पूछ रहा है कि ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? और जब भी हम देखेंगे शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क की, तो ये प्रसिद्ध है आपके तेंदुआ और चीतल के लिए। सो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी तेंदुआ और चीतल शिवपुरी नेशनल पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है। सर्वाधिक अभ्यारण्य की बात की जाए, यहाँ पे क्या है? एकमात्र अभ्यारण्य की बात की जा रही है जहां पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से दाची ग्राम जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। कुगटी वन्य पशु विहार, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 75वां नंबर क्वेश्चन है। कुगटी वन्य पशु विहार पूछ रहा है कहां पे है? तो ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में देखते हैं, साइलेंट वैली की बात की गई है, शांत घाटी जिसे हम कहते हैं, और शांत घाटी में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु के बारे में पूछा गया 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू जो है ये सबसे ज्यादा दुर्लभ जीव के रूप में देखा जा रहा है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका आ जाता है कर्नाटका की राज्य में। जो 5 नेशनल पार्क हैं इसको भी ध्यान में रखते रहेंगे, अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और नागरहोल, ये 5 जो हैं नेशनल पार्क्स आपको कर्नाटका में दिखाई देते हैं, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। 78 है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? और आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम मूव करते हैं। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो आपको पता ही है। और सुंदरवन के जब जंगलों की बात की जाए तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर की बात की जाए तो देहरादून में स्थित है हमारा भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की बात कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। इनको जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, यानी गुलामी का घोषणा पत्र एक तरीके से इन्होंने कहा था, इसको ध्यान में रखते रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ऐसे भी कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें कई सारे ब्रेक्स तो है लेकिन स्टीयरिंग ही नहीं है। लेकिन बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 75% जितने भी प्रोविजंस लिए गए ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए थे। इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी, ध्यान रखते रहेंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? देखिए मुस्लिम लीग बनी थी जब आपकी, उसके बाद से पृथक राज्य का इनका जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ये अलग राज्य की जो पूरी तरीके से मांग कर लेते हैं, ये होता है आपका 1940 में। 1940 में ये एक अलग देश की मांग करते हैं जो कि पाकिस्तान की नींव रखने के लिए काफी था और एक मुस्लिम आधारित देश बनाने की, यानी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का पूरी तरह से विरोध किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने विरोध किया था महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का। इनका ये कहना था कि आप जो जुड़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन से, पहले तो ये है हिंदू मुस्लिमों के बीच में तो विरोध को दर्शाएगा ही, और फिर उसके बाद से कांग्रेस को जोड़ने की कोई बात को लॉजिकली लोग अक्सर नहीं देखते थे। हालांकि अगर बात करें खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, क्योंकि जो मतलब खलीफा का पद हुआ करता था, खलीफा के पद पे से हटा दिया गया था जो भी इनके खलीफा थे, और उसको लेकर के विरोध शुरू हो गया था खिलाफत आंदोलन, और इसी पे जो है गांधी जी ने सपोर्ट किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, 4 ऑप्शन आपके सामने। संस्मरण लिखने वाले जो दिल्ली के सुल्तान थे इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन के रूप में जाना जाता, समर्थक किया था इन्होंने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया था, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन यानी दोहरी शासन को समाप्त किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 1909, 1919, 1935 या 1945, और आंसर आपका हो जाएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में द्वैध शासन को हटा दिया गया था। इसको लाया कब गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय स्टार्टिंग होती है बंगाल में द्वैध शासन से इसकी। 88 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी का स्थानांतरण किया था, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के टोटल कितने सदस्य चुने गए थे? तो नॉर्मल सा आंसर है आपका 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग से चुने गए थे। देसी रियासत के कितने थे, ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करेंगे। 90वां है, सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथपति इसकी उपाधि धारण की थी, ये 90वां नंबर क्वेश्चन है। सातकर्णी प्रथम ने ऐसी उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 91 है, विद्वान राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दरबारी कवि के रूप में जो है महेंद्र पाल प्रथम हो जाते हैं, ये उनके दरबारी कवि थे। विद्वान राजशेखर जो हैं किसके थे? ये महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बागे नीलोफर, इसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? 92 नंबर क्वेश्चन है। और बाबर ने इसका निर्माण कराया था। बागे नीलोफर का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 93 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 93 है आपका, निम्न मुस्लिम शासकों के जो कालानुक्रम है उसको सही क्रम में चुनना है। और आंसर हम डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि हमको देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह की बात की जाए तो आपका जो है ऑप्शंस में आंसर आपके हो जाएंगे डायरेक्टली। आंसर्स को डायरेक्टली देखेंगे आप लोग आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या है आपका? सी हो जाएगा 3 2 1 4, यानी कि जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और फिर उसके बाद बहादुर शाह आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 94 क्या है? किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार कर लिया गया था? यह अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, यानी बी आपका सही हो जाएगा। 1935 के अधिवेशन, मतलब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके संबंधित है। तो नेहरू और लियाकत अली ये जो है ये समझौता हुआ था 1950 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनमें से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं है? पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल न होने वाले में आपके आ जाते हैं मोहम्मद इकबाल, जो कि पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं थे। हालांकि इकबाल ने बस एक स्टेटमेंट में ऐसा कह दिया था, ये देशभक्त कवि थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा कह दिया था कि अगर 2 कम्युनिटीज के बीच में विवाद का समाधान एक नए देश को बना देना है तो नया देश बना ही देना चाहिए, ऐसा ही कुछ इन्होंने कहा था। नॉर्मली इकबाल की बात की जाए तो इन्होंने ही लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सारी चीजें इसको रिलेट करके आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राज्य कवि थे? और आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के राज्य कवि के रूप में ये जो है जगन्नाथ जो आए थे, पंडित राज जगन्नाथ, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 98 आ जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पूछा है कि राजवंश जो कन्नौज में अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? तो ये थे आपके ये आपके गुर्जर थे एंड प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। कन्नौज पर स्थापित करने के लिए जो लोग आए थे इनकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 99, अलबरूनी की किताब थी एक किताबुल हक, क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस भाषा में लिखी गई थी? और आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में से क्या है? अरबी आपकी जो भाषा थी, इस भाषा में किताबुल ये जो हिंद लिखी गई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100वां है, कौन सी कृति राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है? और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की बात यहाँ की गई है। और राम मोहन राय ने द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी सी जो है ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस कृति को नहीं लिखा था। बाकी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड गौंडीय व्याकरण, इन तीनों को लिखा हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की 101 की बात कर लेते हैं। 1861 यानी 1861, थोड़ा सा ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 1861 से रिलेटेड 1861 की बात कर रहे हैं। भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन सही में आपका सी हो जाएगा, यानी इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई थी। देखिए इसमें बोला गया है 1861 के बारे में, ध्यान रखेंगे आप लोग। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इस समय क्या किया गया था, जो बंगाल के गवर्नर थे इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंबई और मद्रास की जो प्रोविंसेस थे इसको बंगाल प्रोविंस के अंडर में डाल दिया गया था। ये सब कुछ आप ध्यान में रखते रहेंगे, जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको हटाया गया था 1861 में। नेक्स्ट है आपका 102वां नंबर क्वेश्चन, और 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा है। इस अधिनियम देखिए क्या है, कौन सा कथन 1892 के अधिनियम पर सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए, जब भी हम देखेंगे इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा परिषदों की गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल सही। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम डी को देख लेते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कि गलत है, मतलब सही है, उसमें आप देख लेंगे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया? 103 नंबर क्वेश्चन है, और भारतीय संविधान के पिता के रूप में बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अन्य 6 लोग जो थे उनके भी नाम याद रखेंगे आप लोग, अक्सर 6 लोगों के नाम से आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? प्रेजेंट टाइम के मनु की, मनुस्मृति आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आधुनिक मनु के रूप में भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। नेक्स्ट 105वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो 1909 का अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जान लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। और 1919 का जो अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ आप ध्यान रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? 106 नंबर क्वेश्चन। और लॉर्ड मिंटो थे जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया था? नॉर्मल मार्ले मिंटो सुधार में क्या है, मुस्लिमों के लिए या फिर अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग यानी पृथक निर्वाचन पद्धति को यहाँ पे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 107वां, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मार्ले मिंटो सुधार, इसी में किया गया था। ध्यान रखते रहेंगे, विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, वही मैंने बोला अलग तरह से प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन की बात यहाँ पे की गई थी। 108वां नंबर क्वेश्चन है संविधान के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 33 यानी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्य कितनी थी? और महिला सदस्यों के नंबर में हम देखते हैं तो 15 सदस्य महिलाएं थी। रिलेट करके याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखते रहिएगा, 9 अगस्त 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को माना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और फिर 11 अगस्त 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या माना गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में। और उसके आगे आप लोगों ने एम एन राय को देखा था जिन्हें कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये सब कुछ आप रिलेट करके याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ध्यान रखेंगे, ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 111वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष हो गए और फिर उसके बाद से आपको अध्यक्ष भी बता दिया और संवैधानिक सलाहकार भी बता दिया, बी.एन. राव जो के थे। ठीक है, 112वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1 लाइनर में है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 113, भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था? ये कांग्रेस के ऊपर एक तरीके से तंज भी किया गया था और फिर उसके बाद से संविधान सभा पर भी ये आरोप लगाए थे। तो इसको जो है लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। ध्यान रखते रहेंगे, लॉर्ड विस्काउंट का ये कहना मतलब होता है एक तरीके से। नेक्स्ट हो जाता है आपका 114, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल है, ये आपका जो है ये इसमें तो लिखा नहीं है, 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। तो ई हो जाएगा उसका राइट आंसर। पहले ही आपके सामने 4 ऑप्शन क्या हैं, कब अपनाया गया था ये पूछ रहा है। 1950 में 26 जनवरी को अपनाया गया था। बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 में ये बन के तैयार हुआ था। ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान रखते रहेंगे, 114वां नंबर क्वेश्चन है, आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बना कब था पूछता आपसे तो आप बता सकते हैं 26 नवंबर 1949, लेकिन अपनाया गया था, लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। अगर वर्ड अपनाया वर्ड किया जाए तो अपनाया तो एक तरीके से भारत की तरफ अपनाया 26 नवंबर 1949 को ही गया था, बट राइट आंसर आपका लागू करने से रिलेटेड होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो ये 26 जनवरी 1951 को चुना गया था, जब पहले जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद से इनको चुन लिया गया था। हालांकि नॉर्मली अगर देख लिया जाए इसको और ज़्यादा हम रिलेट करके और ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से देखें तो 24 जनवरी 1950 को इनको एक तरीके से जो हम लोगों का होता है ना एंट्रीम गवर्नमेंट, तो एंट्रीम गवर्नमेंट में इनको पूरी तरीके से बना दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, जो हमारा राष्ट्रध्वज भी अपनाया गया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 116 है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? आखिरी बैठक जो हुई थी हमारी, देखिए 26 नवंबर 1949 को बन करके हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी एक अंतिम बैठक हुई थी जो 24 जनवरी 1950 को बनी थी और एक एंट्रीम गवर्नमेंट उस समय बना करके सामने लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 117 है और 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। हम लोग इसको सिर्फ ऑप्शंस के आंसर पे डायरेक्टली डील करेंगे, जैसे कि आपके ऑप्शंस में डी हो जाता है। इस कानून के तहत भारतीय सचिव को परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी। ये चीज जो है डायरेक्टली कहा जाए तो ये सही नहीं है। बाकी जो आपके दिए गए हैं जैसे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफी वृद्धि, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 3 सही है, चौथा गलत है।
क्वेश्चन 118 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत राज्य के सचिव कौन थे? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में हम लोग जानते हैं, 1919 वाला जो सुधार हुआ था। तो आप डायरेक्टली इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड में से मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत के जो है राज्य सचिव थे। 118 आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो 1919 का अधिनियम, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा 120 यानी 120वां नंबर क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस आपके और बचे हुए इसको हम लोग तुरंत डील करेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हो गया आपका, 125, हाँ 120 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संसद अधिनियम, ये तो हो चुका था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस वेट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था 1919 से रिलेटेड। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है हमारा रेडिएशन यानी कि विकिरण, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? 122 नंबर क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, इसमें से देखते रहेंगे। न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है ये न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर व्यवहार करता है, ध्यान रखते रहेंगे। न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, इस पर तो होगा नहीं। इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन तो इर्द गिर्द घूमते हैं, नेगेटिव चार्ज, इससे भी उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता है, और न्यूक्लियनों की संख्या पर भी नहीं होता है। सो ए विल बी द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट 123, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग जो बल्ब के अंदर जो आपके एलिमेंट्स लगे होते हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये जो है उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऐसा किया जाता है। सो सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 124, किसमें सिल्वर नहीं होता है? 4 ऑप्शन है। 124 नंबर क्वेश्चन, तो सिल्वर की बात की जाए तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है, बाकी सब में सिल्वर होता है। हॉर्न सिल्वर, लूनर कॉस्टिक एंड रूबी सिल्वर। नेक्स्ट है 125 है, आपके मैथ से रिलेटेड है, और रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, परिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग नुकसान नहीं है, तो कितनी ऊंचाई से ये ऊपर उठेगा? ये क्वेश्चन आपके पूछे गए, लेकिन डायरेक्टली मैं बता देता हूं, 2 मीटर होगा इसका आंसर। रिलेट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम इतने टाइम इसको नहीं लेंगे। जैविक जगत में होने वाला कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के हमें ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? गुण और पद्धति का अध्ययन है, उसको हम लोग नॉर्मल जीवन में जब यूज करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जो है बायोनिक्स कहा जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बॉल पेन का सिद्धांत किस आधार पर काम करता है? जिसमें बॉल लगी होती है, आगे छर्रे लगे होते हैं, ये आपका गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा गया है इसमें, और एसिटिल सैलिलिक एसिड, एसिटिक सैलिलिक एसिड की बात की जाए तो ये इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। 129 है क्वेश्चन। 129 पूछता है कि चट्टान के किनारे खड़ा एक आदमी है, पत्थर को किस गति से सीधा और फेंके तो वह एक अन्य पत्थर पर उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। क्वेश्चन एक तरीके से मैथमेटिकल है, और मैथमेटिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग जीएस के पोर्शन को डील कर रहे हैं, तो इसको मैं स्किप करूंगा। 1:1 का रेशियो होगा, आंसर बस मैं बता करके आगे चलना हूं, ठीक है। क्वेश्चन 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैविक उर्वरक के स्रोत के रूप में आपका एंजेला आ जाता है, ये एजोला आ जाता है, एजोला, जो कि सी नंबर क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 64वीं बीपीएससी से। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 131, फोटोग्राफी किस फिल्म के बनाने के लिए, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किस जो सिल्वर होता है इसके कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा साल्ट यूज हो जाता है? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 लाइनर में। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ये आप लोग देखते हैं लेंथ के जो है एक तरीके से 2 गुना हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस, तो इसको ध्यान रखेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाता है तो उसका क्या होता है? तो इसका भार तो बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। आपको पता है W = mg होता है, और m हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक बार आपका m द्रव्यमान जितना है, आपके अंदर जितने द्रव्य हैं वो तो सेम रहेंगे, बट भार चेंज होते रहता है स्मॉल g की वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ये एक सूची आरएनए से रिलेटेड वायरस है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। और ऐसे ही हमारा कोविड वैक्सीन है, ये भी एक आरएनए वायरस है। नेक्स्ट है 135, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों होता है, उसमें कौन सी चीजों की बहुलता है? तो एमाइलेज इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसको ध्यान रखेंगे।
136 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इसमें श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? ये आपके बोरॉन एंड कैडमियम, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम डील करेंगे, मैथमेटिक्स को हम लोग पूरा आपके ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करते चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही माइक्रो एनालिसिस जब हम करते हैं तो परमाणु घड़ियों को हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, सबसे जो माइक्रो एनालिसिस होती है ना, माइक्रो टाइम में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 138 क्वेश्चन है, अनुवांशिक सूचना डीएनए से आरएनए का प्रवाह ये क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए का प्रवाह अनुलेखन कहलाता है, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 139 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण को उपयोगी पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, और अपतृण के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें जलकुंभी जो है ये पूरी तरीके से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या कर रहा है ये? बहिस्राव के द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक तरीके से अपतृण। ठीक है, अपतृण, ऐसा तिड़ यानी घास होती है, ऐसा तिड़ जिसको कि अपतृण इस तरीके से बोला जाता है। एंटी सीरम एक सीरम होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या उपस्थित होता है? और ऑप्शंस में आपके 4 ऑप्शंस में से एंटीबॉडीज देखेंगे, एंटीबॉडीज इसमें उपलब्ध होते हैं। एंटी सीरम यानी कि जो आपकी वैक्सीन वगैरह होती हैं इसके बारे में बात किया जाता है, एंटीबॉडीज इसमें एक तरीके से यूज किए जाते हैं। हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, पूछ रहा है सबसे पहले ये किस देश में सामने आया था? सबसे पहला वेरिएंट जो कौन सा, ये वेरिएंट आया था दक्षिण अफ्रीका। ये वेरिएंट यहाँ पे आपके सामने दिया नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका से ये बोत्सवाना वेरिएंट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हमारा टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया है? तो नया जो वेरिएंट है इसको ओमिक्रॉन नाम से हम लोग जानते हैं, D4। इसी को बोत्सवाना वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है, और यही जो है साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से आ गया था, मतलब स्टार्टिंग में सामने आया था, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 23 और 24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये कोलकाता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को अभी हाल ही में पास किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की तहसील ने, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जिसे CBIC के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है इसका कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भी तो विवेक जौहरी को चुना गया है CBIC, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल जो है एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। 147, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी UK नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखते रहिएगा, अमेरिका और UK और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं। ऑकस मैंने पहले ही बताया था आपको, ये आप रिलेट करके याद रखेंगे। 148 है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड-19 वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया गया था। 150 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख किस खिलाड़ी को नियुक्त किया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने है और आंसर आपका VVS लक्ष्मण हो जाएंगे, यानी कि A विल बी द राइट आंसर आपका। टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसको थोड़ा स्पीड में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके टाइम्स भी बचेंगे और आपकी मेहनत भी पूरी तरीके से लगेगी। कोशिश कीजिए चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा बार बार देखिएगा। ये तो मॉडल क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चंस को बस आपको देखना है, समझना है, सुन लेना है, क्या क्या आ सकते हैं उस पर बेस करके एक मॉडल बनाया गया है जिसको आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, शुभकामनाएं BPSC एग्जामिनेशंस के लिए।